तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, तो ये चैप्टर इसमें मुझे शायद 100 मिनट लगने चाहिए। 100 मिनट मतलब अप्रॉक्स 1 घंटा 40 मिनट। देखते हैं, इतना टारगेट देके चल रहे हैं। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 10:13। इसमें मैं 2 घंटे मान के चल लो कि 12-15 तक हो जाए, क्योंकि मैं अब शायद 20 मिनट के बीच में नाश्ता करने के लिए एक ब्रेक भी लूँ। वैसे भी टाइम तो लग ही जाता है ना, बट लेट्स होप कि 12 बजे तक कर लूँ। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन। देखो, पहले चैप्टर के नाम को समझते हैं। प्रिंसिपल्स ऐसे कुछ पक्के पक्के रूल्स किसके? इनहेरिटेंस के। इनहेरिटेंस मतलब एक ऐसा मैकेनिज़्म जिससे कुछ तो मेरे पास इस चीज़ में है जो मुझे इस पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कुछ भेजना है, तो मैं इनहेरिट कर रही हूँ। तो उस मैकेनिज़्म को कहते हैं इनहेरिटेंस से, थ्रू इनहेरिटेंस। तो ये इनहेरिटेंस करने के कुछ रूल्स ये हम पढ़ेंगे, और इस इनहेरिटेंस में आने वाली कुछ वेरिएशंस को हम पढ़ेंगे। तो मतलब जैसे अभी मियोसिस 1 पढ़ा ना, उसमें क्रॉसिंग और में वेरिएशंस आ रही थी, तो वही वाली वेरिएशंस पढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या पार्ट है वो देख लेते हैं। मेंडल का इनहेरिटेंस के लॉ हैं, वही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो सब। एक जीन की इनहेरिटेंस कैसे होती है? सिंगल जीन इनहेरिटेंस, 2 जीन की, 2 जीन एक साथ, 2 जीन। सेक्स डिटर्मिनेशन ये इसमें कुछ एग्जांपल है। ड्रोसोफिला है, ह्यूमन है, फिर अपना हनी बी का भी है शायद, फिर उसके बाद ग्रास होपर है, कॉकरोच है, तो ये कुछ है। फिर म्यूटेशन कैसे हो रही है इसमें, सर्टन, बोवेरियो, वो सब चीज़ें। और फिर जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इसमें 6 टॉपिक हैं। बिना मजाक कह रही हूँ, इन 2 में से शायद एक सवाल है, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक। 1 2 3 4 5 सवाल तो चैप्टर से पक्के हैं, मतलब पक्के के पक्के। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, इसमें लाइक बिगेट्स लाइक, ये कह रहा है कभी तुमने देखा है हाथी का बच्चा हाथी क्यों होता है? गधे हैं क्या? पता है हमें क्यों होता है। ये यहाँ से नहीं समझेगा, ये यहाँ क्लास नोट से पढ़ते हैं। जेनेटिक से स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक है, जेनेटिक एक ब्रांच है साइंस की ऑब्वियसली, विच डील विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस क्या है? मैंने कहा वो प्रोसेस जिससे हम ट्रांसमिशन करें कैरेक्टर का एक जनरेशन, मतलब जैसे मेरी माँ के काले बाल हैं तो मेरे भी काले बाल हैं, तो ये मैंने क्या करा? इनहेरिट करा अपनी माँ से। क्या? एक कैरेक्टर को इनहेरिट करना। इस कैरेक्टर को इनहेरिट करने के तरीके को, ये एक कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को इनहेरिट करने के तरीके को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस। और वो डिग्री जिससे, जैसे समझ लो मदर हैज़ अ ब्लू आइरिस, बट द किड हैज़ ब्राउन आइरिस, तो कुछ तो वेरिएशन आई ना, तो वो डिग्री जिससे ये फ़र्क आया पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में, उसे वेरिएशन कहते हैं, फ़र्क आने वाले को। ठीक है, अब वेरिएशन की वजह से, वेरिएशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? हमने अभी पढ़ा पीछे कि मियोसिस 1 में रिकॉम्बिनेशन हो सकती है। जहाँ पे मुझे लगेगा सैचुरेशन पॉइंट आ गया, वहाँ मेरा खाना सामने पड़ा, तो वहाँ मैं खाना खा लूँगी। पहले ये पढ़ते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस का देखो, इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है? एक तरीका जिससे मैं एक कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पे लेके जा रही हूँ। ये कैरेक्टर एक इंसान है, ये कैरेक्टर जिस गाड़ी में बैठा है, इस गाड़ी का नाम है इनहेरिटेंस। अब ये गाड़ी के थ्रू इस कैरेक्टर, अब इस गाड़ी को पहुँचना यहाँ था, लेकिन कोई और गाड़ी यहाँ आके पहुँच गई। इस गाड़ी को पहुंचना था जाके यहाँ पे, लेकिन कोई और गाड़ी आके पहुंच गई। तो जिस डिग्री से ये एक दूसरे से वेरी करेंगे उसे हम वेरिएशन कहते हैं। इनहेरिटेंस वेरिएशन दोनों समझ आ गए। हेरिडिटी भी अब इसमें ज़रूरी है। ठीक है, हेरिडिटी फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन। मतलब वो तरीका जो है वो इनहेरिटेंस है, लेकिन ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं आगे लेके जाने को? हेरिडिटी, कैरी करना, आगे लेके जाना। तो हेरिडिटी हो गया फिनोमिना, प्रोसेस हो गया इनहेरिटेंस, लेके किसको जाना है? कैरेक्टर जीन को। वेरिएशन पता चल गया। अब देखो होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब 2n। क्रोमोसोम आर इन पेयर, क्रोमोसोम पेयर में मतलब कैसे? हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज, मतलब 2n, मतलब ये। जीन्स आर इन पेयर, मतलब हर जीन की 2 कॉपी। जीन्स पेयर में मतलब वही डिप्लॉयड की जीन भी ऐसे और ऐसे और ऐसे। ठीक है, हैप्लॉइड मतलब n, एक क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी, जीन की सिंगल कॉपी। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम, मम्मी का आया हुआ और पापा का आया हुआ, जिनका स्ट्रक्चर और साइम और ये सब सेम है, वो होमोलॉगस। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होती है इनकी। ये हो गया पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम का। जैसे दोनों पे प्लांट की हाइट है, दोनों पे यहाँ फ्लावर हाइट है, तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है,
अब डोमिनेंस समझो क्या होता है। ये मेरे पास एक एंजाइम है, ये एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, ये इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है। इन दोनों ने मिलकर बना दिया एक प्रोडक्ट लॉकइन की हाइपोथेसिस से। ये समझ लो ये इसकी बदलाव का कारण है। अब इसमें चेंज आ गया क्योंकि इसको वो मिल गया जो उसे चाहिए था, ठीक है। अब ये होता कैसे है, ये देखो, ये हमारा डीएनए होता है। ये डीएनए की एक जीन समझ लो जो एक कोई इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है। इसने अपने आप को क्या किया, ट्रांसक्राइब किया। मतलब अपने आप को जो जो इसमें लिखा था उसको हमने ट्रांसलेट कर मतलब ट्रांसक्राइब कर दिया। हमने उसको समझ के किस में कन्वर्ट कर दिया, एमआरएनए कोडॉन्स में, मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट कर दिया। एक मैसेज जो इसके अंदर था इन्फॉर्मेशन, उसको हमने एमआरएनए में कन्वर्ट कर दिया। अब जब एमआरएनए की ट्रांसलेशन होगी तो क्या बनेगा, प्रोटीन ही तो बनेगा ना, जो एंजाइम की तरह एक्ट करेगा। तो इस जीन का जो भी काम था वो मतलब इस सबस्ट्रेट में जो चेंज लाने के लिए डीएनए में रिस्पॉन्सिबल था। तो डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली हर चेंज के लिए। तो डीएनए की जीन का जो काम था कि इसके पास वो जीन जाएगा, वो प्रोटीन बनाकर हमने सबस्ट्रेट से जोड़ के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया। ये है डोमिनेंस। ये देखो, अब ये ओरिजिनल जीन थी, जंगल में पड़ी हुई, नॉर्मल अनमॉडिफाइड जो जैसी की जैसी। इसमें हो गई म्यूटेशन। अब इसमें म्यूटेशन होकर दो चीज़ें हो सकती है, मॉडिफाइड होकर ये म्यूटेटेड ऐसी, और ये अनमॉडिफाइड के बराबर। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ, मैं बताऊंगी आगे आगे कहाँ लिखा है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो क्योंकि मैं तो रिवाइज कर रही हूँ। आए तो नो कि कहाँ लिखा है, मुझे ये भी पता है। इस 2 पेज होते हैं ना इस तरफ के, थोड़ा सा इधर लिखा हुआ है, थोड़ा इधर लिखा हुआ है। यहाँ पे एक डायग्राम भी बनी हुई है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 1-2, ठीक है। फिर यहाँ पे अच्छे से इसको समझाया हुआ है। बट लेट्स गो। अब देखो, म्यूटेशन जो है, मॉडिफाइड जीन जब म्यूटेट होगी, इसमें कौन सी अलील बनेगी, रिसेसिव अलील। म्यूटेट हो गई ना, मतलब देखो इसमें क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो गई, जो था वो बदल गया। अब म्यूटेशन होके अब जो डीएनए था वो अलग डीएनए बन गया। अब ये जो डीएनए है ये वैसा काम नहीं कर रहा जो ओरिजिनल काम कर रहा था। मतलब ये अब मतलब अगर ये 2 किलो प्रोटीन बना रहा था तो ये 2 ग्राम प्रोटीन बना रहा है। यहाँ तो बना ही नहीं रहा, फॉर्म नॉन फंक्शनल, और जो बना रहा है प्रोटीन उसका कोई फंक्शन नहीं है, या तो बिल्कुल एंजाइम बना ही नहीं रहा। एंजाइम प्रोटीन से तो होते हैं ना। तो अभी ये कौन सी अलील होगी, रिसेसिव अलील होगी। मोस्टली म्यूटेटेड अलील्स आर रिसेसिव अलील। जब भी कोई अलील म्यूटेट हो जाती है तो वो कैसी बन जाती है, रिसेसिव अलील। या तो वो काम ही नहीं करती, और करती भी है तो नॉन फंक्शनल काम करती है, या तो मॉडिफाई हो जाएगी। मॉडिफाई जो है वो या तो अनमॉडिफाई के बिल्कुल बराबर हो जाएगी, वही एंजाइम बनाएगी, या उससे थोड़ी सी कम एफिशिएंसी वाला सेम एंजाइम बनाएगी। तो ये 2 तरीके हैं म्यूटेशन के बाद। या तो आप बहुत ही बिगड़ सकते हो, या आप वैसे के वैसे रह सकते हो, थोड़ा सा बिगड़ सकते हो, ठीक है। ये होता है म्यूटेशन के बाद। ये ऐसे इक्विवेलेंट होना बहुत कॉमन है, ठीक है। एलील, एलियोमॉर्फिज्म। एलील क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। मतलब ये एक क्रोमोसोम है, मैं लंबी हूँ तो मेरे पास टी फॉर्म है इस टॉल क्रोमोसोम की जीन का। कोई और है जो जिसकी हाइट छोटी है, हाइट का होता यहीं पे इसी पॉइंट पे जीन होता है हाइट का, लेकिन वो छोटा तो उसके पास स्मॉल टी है। तो ये दोनों क्या है, अलील है। मतलब कितनी फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकती हैं एक ही जीन की, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन इज अलील। प्लांट हाइट में कैपिटल टी डोमिनेंट, स्मॉल टी रिसेसिव। हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब यहाँ अलग, ये भी हाइट का था, ये भी हाइट का था, दोनों अलग अलग हो गए। होमोजाइगस, ये भी कैपिटल टी। जो होमोजाइगस पेयर होता है उसमें सेम होना चाहिए, वो होमोजाइगस। फिनोटिपिक, आप मॉर्फोलॉजिकली बाहर से कैसे दिख रहे हो। जीनोटिपिक, आपकी जीन्स कैसी, आपकी हेयर कलर और ये इसका जेनेटिक नेचर कैसा है आपका। उसके बाद कैरेक्टर और ट्रेट क्या होता है। कैरेक्टर क्या होता है कि आपका फीचर क्या है। जैसे मेरे हेयर कलर ब्लैक है तो वो मेरा कैरेक्टर है, कलर, शेप और ये सब। ट्रेट, अब कलर हेयर कलर कौन कौन से हैं, तो वाइट हो सकते हैं या ब्लैक हो सकते हैं। तो ये क्या है, ट्रेट। कैरेक्टर के ट्रेट, अलग अलग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर को हम ट्रेट कहते हैं। प्योर लाइन, और ये क्या होता है, ये एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स है। मेंडल साहब तो पहुँच गए हम। चलो भाई, प्योर लाइन और ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी को एक बार समझ लेते हैं। रुको मैं खाना खा लूँ पहले। So let's start with from here. I had my breakfast. Okay, let's go. प्योर लाइन्स, प्योर लाइन पढ़ लेते हैं क्या होता है। प्योर लाइन क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी क्या होता है। ये देखो, ये दोनों क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये कैसी है, हेट्रोजाइगस। अब ये दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, बिल्कुल प्योर।
और ये है हेट्रोजाइगस, बेशक है, सॉरी ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, दोनों के दोनों बिल्कुल एक जैसी प्योर लाइन, सही है। अब एनसीईआरटी में प्योर लाइन किसके लिए, होमोजाइगस फॉर अ कैरेक्टर, होमोजाइगस किसी कैरेक्टर के लिए, ये भी होमोजाइगस किसी कैरेक्टर के लिए। एनसीईआरटी ने कहा है जब हम बार बार सेल्फ पॉलिनेट कराते जाएं तो हमें क्या मिलती है, प्योर लाइन। जब इट शो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, एक ही ट्रेट है जो इनहेरिट होगा, एक ही ट्रेट है जो इनहेरिट होगा, कैप टॉल 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 टॉल, शॉर्ट 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 शॉर्ट, ठीक है, ओनली एंड ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है कि अगर प्योर ब्रीडिंग आप करवा रहे हो, कि अगर आप क्या करवा रहे हो, अगर आप प्योर ब्रीडिंग करवा रहे हो, या सॉरी अगर आप ट्रू प्योर ब्रीडिंग करवा रहे हो, ट्रू ब्रीडिंग करा रहे हो, या आप प्योर लाइन्स बना रहे हो, तो पहले तो प्योर लाइन्स बनती कैसे हैं, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कि प्योर लाइन्स बनती कैसे हैं, अगर आप सेल्फ पॉलिनेट करवा रहे हो बार बार तक तो बनती हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक स्टेबल ट्रेट और गैमेट किस तरह के हैं, वन टाइप ऑफ गैमेट। तो क्या है इसमें, सेल्फ पॉलिनेट, स्टेबल ट्रेट और एक तरह का गैमेट। सेल्फ पॉलिनेट तो क्या है इसमें, प्योर ब्रीडिंग में क्या है, सेल्फ पॉलिनेट, एक ही तरह के गैमेट, सेम टाइप ऑफ गैमेट, और उसके बाद क्या कहते हैं, स्टेबल ट्रेट। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि इनहेरिटेंस क्या है, वेराइटी क्या है, हेरिडिटी क्या है, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, और एक चीज़ हमने और पढ़ी कि अगर मैं म्यूटेशन करवा दूं, अगर मतलब ये देखो, अगर क्या किया जाए, ये जैसे कि एक एंजाइम है, ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है, इस डीएनए की क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, तो क्या बनेगा, एमआरएनए। इस एमआरएनए की क्या होगी, ट्रांसलेशन, एमआरएनए की क्या होगी, ट्रांसलेशन, तो बनेगा क्या, एक प्रोटीन बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। और यही प्रोटीन आगे जाके क्या बनाएगा, एंजाइम बना देगा, ठीक है। और इसके होने के बाद क्या बोला कि अगर ऐसा हो कि ये जो मेरा एंजाइम है या जो ये मेरा प्रोटीन है, इसमें हो जाए म्यूटेशन, तो म्यूटेशन होकर यहाँ बनेगा मॉडिफाइड एलील, इसका या तो एक कोई मॉडिफाइड प्रोटीन बनेगा, मॉडिफाइड एलील, या अनमॉडिफाइड भी या तो ये सेम रहता है या लेस काम करता है पहले से। मॉडिफाइड में क्या होगा, कोई नो वर्क, और जो या तो काम करेगा तो कैसा काम करेगा, फंक्शन लेस काम करेगा, ठीक है। तो ये होता है मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड। जो है इसमें रेयर है कि वो फंक्शन क्या कहते हैं, रेयर है कि वो ना बने, मोस्टली जो बनते हैं वो फंक्शन लेस बनते हैं। और इसमें सबसे कॉमन टाइप क्या है, म्यूटेशन। इसको समझना तो यहाँ देख लो, फॉर्म सेम एंजाइम सच इक्विवेलेंट पेयर आर वेरी कॉमन, इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड में, और इसमें रिसेसिव एलील कहते हैं म्यूटेटेड एलील को, ओके। एलील का ये सब पढ़ लिया, ये हो गई डोमिनेंस, टर्मिनोलॉजी, जेनेटिक्स, ठीक है, ये पढ़ लिया, ये सब समझ आ गया। अब इसमें कोई क्वेश्चन आएगा तो वो नहीं होना चाहिए। जीनोटाइप, फिनोटाइप, प्योर लाइंस पढ़ लिया। अब मेंडल की बात आते हैं। एक काम करते हैं, मेंडल तक पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, फिर मेंडल पे जाते हैं। लेट्स गो बेबी डॉल। सॉरी गाइज, आई हैव सम गेस्ट ओवर हियर, सो आवाज़ आती रहेगी पीछे से, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट ओके लेट्स गो। देखो जेनेटिक्स में क्या है, हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन एक प्रोसेस, हेरिडिटी वो प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, और ट्रांसमिट होते होते जो उसमें वेरिएशन आए, जो उसमें डिग्री ऑफ चेंज आए, वो वेरिएशन। हेरिडिटी प्लस वेरिएशन इज व्हाट जेनेटिक्स। एंड हेरिडिटी में क्या होता है, इनहेरिटेंस होती है कैरेक्टर की एक से दूसरे में, इनहेरिटेंस प्रोसेस है, और इनहेरिटेंस हेरिडिटी के बेसिस पे, और वेरिएशन वो डिग्री है। ह्यूमंस जो हैं ये दे ऑलरेडी न्यू दैट देयर इज सम वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स व्हाई दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन। अब आर्टिफिशियल, इसमें हमें डिज़ायरेबल चीज़ें चाहिए, तो ये देखो इन्होंने क्या बोला है कि आर्टिफिशियली सेलेक्ट करना और फिर उसको डोमेस्टिकेशन करना, ये वो है जो हमारे एंसेस्टर बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। देखो बाय टू मेथड, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन से हमारे एंसेस्टर बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। इसकी एग्जांपल है इंडिया में वेल नोन साहिवाल काव। तो साहिवाल काव जो पंजाब में है, इसको पहले आर्टिफिशियली सिलेक्ट किया और फिर डोमेस्टिकेट कर लिया। साहिवाल काव इन पंजाब इज़ वेरी गुड एग्जांपल दैट आवर एंसेस्टर्स ऑलरेडी नो दैट आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन आर टू वेज टू। एंसेस्टर्स ने रिकॉग्नाइज कर दिया था
कुछ तो भाई इधर उधर गड़बड़ होती है ऐसे वैसे, ठीक है। और वो जो वो वाला ये रहा ना, वो जो जीन वाली वो थी, वो यहाँ पे देखते हैं क्या है। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, लेट अस टेक ऑफ एग्जांपल ऑफ एन जीन दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग अ एंजाइम। मतलब एक हमने ऐसा डीएनए ले लिया जो आगे जाके कोई एक एंजाइम बना सकता है। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन। अब इस जीन की कितनी कॉपी हैं? 2, एक ये और एक ये, 2 कॉपी है। 2 अलील फॉर्म, 2 अलील फॉर्म है, एक ये अलील मतलब अलग अलग ट्रेट है दोनों में। लेट अस अज्यूम एज इज मोर कॉमन, जो मोर कॉमन है कि नॉर्मल जीन बनी और नॉर्मल जीन ने नॉर्मल एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस कर दिया, जो कि एस सबस्ट्रेट जाके बना देगा, ठीक है। ये नॉर्मल अलील ने काम कर दिया। लेकिन अब ये जो दूसरी अलील है ये क्या हो गई? ये हो गई मॉडिफाई अलील। तो मॉडिफाई अलील क्या करती हैं? तो नॉर्मल काम करेगी, अनमॉडिफाइड की तरह एक्ट करेगी, या तो नॉर्मल की तरह काम करेगी मतलब इसकी तरह काम करेगी, या एक ये केस हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है एंजाइम तो बना दे लेकिन एंजाइम कैसा हो? फंक्शनलेस, मतलब एंजाइम का जो एमआरएनए है, प्रोटीन है, वही वहाँ ही गड़बड़ हो जाए, और या तो बिल्कुल एंजाइम ही ना बनाए, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों थ्योरेटिकली चीज़ें पॉसिबल हैं। पर पहले केस में क्या होता है, जब मॉडिफाइड अलील जो है वो इक्विवेलेंट है अनमॉडिफाइड के, तो वो सेम टाइप का फिनोटाइप बनाएगी जैसा पहले था। ऐसा जो अलील का पेयर है ये बहुत कॉमन है, ये अलील का पेयर कैसा है? बहुत कॉमन, कि जैसा है वैसा ही रहेगा। या तो ऐसा हो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करे या एंजाइम ही ना प्रोड्यूस करे, तो इसमें फिनोटाइप अफेक्ट होगा। तो मतलब फिनोटाइप किस पे? ओनली बिट फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड काम करेगी या नहीं करेगी, फिनोटाइप टोटली इस पर डिपेंड होगा। या फिर जो अनमॉडिफाइड अलील है, जो ओरिजिनल है, वो डोमिनेंट कह दो, और जो मॉडिफाइड है इसे हम क्या कहते हैं? रिसेसिव अलील। तो समझ में आया रिसेसिव किसे कहते हैं? जो मॉडिफाइड अलील होती है उसी का एक फॉर्म क्या होता है? रिसेसिव अलील, ठीक है। हेंस अबव द एग्जांपल रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब ये हो गया तो मैं इसको ऐसे कर दूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलरेडी हो चुका है। एक ये पार्ट हो गया। अब उसके बाद प्योर लाइंस का भी पार्ट हो गया जो यहीं कहीं होती है। चलो वो बाद में देखते हैं, पहले ये मेंडल साहब का पढ़ लेते हैं। मेंडल, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन सेग्रीगेट और ये सब, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कोडोमिनेंस, फिर 2 जीन, डाइहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और फिर सर्टन और बॉवेरी का ये, फिर पॉलीजीनिक, और फिर प्लियोट्रॉफी, और फिर 6 डिटर्मिनेशन, ठीक है। कुछ खास नहीं है, लेट्स गो। तो मेंडल साहब से शुरू करते हैं, क्या कहा था मेंडल साहब ने, ठीक है। लेट्स गो। ग्रिगोर जोहान मेंडल 1856 में इनका एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, 1863 तक चला था, 7 साल तक। तो मेंडल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 1856 और 7 साल काम किया था, +7 इज 1863। ये पिछले साल में पहले पूछा जा चुका है, इसका मतलब दोबारा पूछा जा सकता है। मेंडल कब मरा, कब जन्मा, किसी को कोई फ़र्क नहीं है। 60 साल की उम्र तक, मतलब 62 साल की उम्र तक जिए थे, कम ही जिए, ओके। अब ये पूछ सकते हैं हु इज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स? मेंडल। जेनेटिक्स की शुरुआत किसने की? मेंडल ने। काम किस पे किया? गार्डन पी। काम किस पे किया? गार्डन पी। पाइसम सताइवम। कितने साल किया? 7 साल, 1856 से लेके 63 तक। काम कब पब्लिश हुआ? 1865। काम करने के 2 साल बाद। उसके बाद पाइसम सटाइवम ही क्यों चुना भाई? पाइसम सटाइवम पे हमने कहा इन्होंने काम किया। व्हाई डिड ही चोज पाइसम सटाइवम? ही चोज पाइसम सटाइवम बिकॉज इट इज मोनोइशियस। व्हाट इट इज मोनोइशियल, और इसके जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं पाइसम सटाइवम के। उसी में क्या कहते हैं, स्टेग्मा स्टाइल ओवरी होता है, उसी में स्टेमन भी होते हैं। तो पाइसम सटाइवम इसलिए लिया। अब डिप्लॉयड है, इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2n में 14। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम? 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और
क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, 3 से 4 महीने का लाइफ स्पैन होता है, और एक बार में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग, तो हमें लार्ज डेटा मिल जाता है एक्सपेरिमेंट देखने के लिए। लैब में ग्रो करना ईजी है। इसके कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है? ही चोज 7 पेयर, नॉट 7 कैरेक्टर, ही चोज 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग, 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट नहीं है, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ही चोज। और नेचुरली सेल्फ पॉलिनेट कर लेते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से, बैगिंग और इमैस्कुलेशन करा के। तो अब जो उन्होंने कैरेक्टर्स लिए वो देखते हैं। मैं पहले लिखना शुरू करती हूँ कि मुझे कितने कौन कौन से याद है। एक तो होता है सीड का, ज़्यादा बड़ा होगा, सीड का शेप, फिर होता है सीड का कलर, फिर होता है पॉड की शेप, पॉड का कलर, हाइट, फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन। सीड की जो शेप है या तो राउंड होगी या रिंकल्ड होगी। सीड का जो कलर है वो या तो ग्रीन होगा, ये यहाँ तो येलो होता है, या तो येलो होगा या ग्रीन होगा। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। पॉड की शेप कंस्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड। पॉड का कलर ग्रीन, येलो। हाइट टॉल, ड्वार्फ। फ्लावर का कलर या तो वाइट होगा या वॉयलेट होगा। पोजीशन या तो एक्सियल होगी या फिर दूसरी होती है, वो पता नहीं अब क्या कहते हैं, अरे कुछ तो भूल ही गई हूँ। टर्मिनल, टर्मिनल। फ्लावर का कलर में गड़बड़ होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सही है कौन गलत। सीड की शेप राउंड और रिंकल सही है। सीड का कलर येलो ग्रीन सही है। वही फुल इन्फ्लेटेड फुल, ठीक है। पॉट का कलर ग्रीन येलो सही है। हाइट टॉल ड्रॉफ ठीक है। वॉयलेट और वाइट ठीक है। एक्सियल और टर्मिनल ये भी ठीक है। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे मेंडल ने, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है। तो ये इनका वो था स्टेम की हाइट, ड्वार्फ, फ्लावर की पोजीशन, एक्सियल और टर्मिनल, एक्सियल ऐसे और टर्मिनल, ग्रीन येलो, इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, वॉयलेट और वाइट येलो, ये सब लिए थे। एक्सियल ऐसे 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 और टर्मिनल बिल्कुल ऐसे ऊपर जाके। ट्रेट कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। अब देखो, अब मेंडल क्या थे, मेंडल बहुत सक्सेसफुल क्यों? क्योंकि एक तो इन्होंने बहुत सारा मैथ्स को यूज़ किया बायोलॉजी में, ठीक है, और स्टार्ट्स को यूज़ करा, तो ये करने वाले ये पहले थे। ऊपर से इनके पास सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा था, चाहते तो पूरा पूरा बाग लगा देते थे, तो वैसे। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने लिए 14 ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग मतलब कम्प्लीटली होमोजीनस, कम्प्लीटली होमोजीनस वो लिए उसने, वेराइटी ली उसने। 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स करी। हाउ मेनी ब्रीडिंग लाइन्स? 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। जैसे कैपिटल टी इसको स्मॉल टी से, कैपिटल टी इसको स्मॉल टी से, वैसे 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 करके उसने 14 अलग अलग वो कर दिए, ट्रेड्स लिए। तो 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ और प्योर लाइन्स उसके पास आ सकती थी। अब मेंडल का काम जो है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, 1 जीन इनहेरिटेंस और 2 जीन इनहेरिटेंस। अगर मेंडल के काम से सिर्फ 1 जीन इनहेरिट हो रही है तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अगर 2 जीन्स एक साथ इनहेरिट हो रही हैं तो डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड जब 1 जीन हो, उसमें 2 जीन हो। अभी हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले जैसे तुम देखो, पेरेंट्स ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन है, कम्प्लीटली होमोजाइगस पेरेंट्स उठा लो। अब इसको या तो क्रॉस पॉलिनेट या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करके इसके क्या बना दिए, गैमेट बना दिए। गैमेट से बन गया F1 हाइब्रिड या F1 जनरेशन, सारे के सारे टॉल। फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फिनोटाइप जो है वो डोमिनेंट फेस के बिल्कुल जैसा ही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फिनोटाइपिक 3:1, जीनोटाइपिक 1:2:1,
1:2:1। कैपिटल टी सेल्फिंग करेंगे, ये गैमेट बनेंगे और इन गैमेट को जब यहाँ पे ऐसे ऐसे करेंगे तो एक ड्वार्फ आएगा, 2 टॉल आएंगे और एक आएगा क्या कहते हैं इमीडिएट। पुनेट स्क्वायर कहते हैं इसको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है। और ज़ाइगोटिक कॉम्बिनेशन है ये। अब ये तरीका है, ये देखो ऊपर वाला पेटल सी, कैलिक्स, कोरोला होता है, और ये जो नीचे वाला सेपल होता है ये कैलिक्स होता है, ठीक है। और ये स्टिग्मा, एंथर, स्टाइल, कार्पेल। एंथर को निकाल दोगे तो किसको क्या कहेंगे इस प्रोसेस को? इमैस्कुलेशन। तो ये बन गया ना, आपने दूसरे वाइट वाला पोलन लिया, इसके पोलन काट के इसमें डाल दिए, तो आपके पास जो भी जवाब बनेंगे वो सारे के सारे ऐसे वो बन जाएंगे। ये देखो, ट्रू ब्रीडिंग। फिर क्या कहते हैं, जो आया रिजल्ट में उसकी सेल्फिंग करा दी, और फिर लास्ट में देखो F2 के बाद। तो F2 जनरेशन में क्या होता है, फिनोटिपिक में 2 टॉल और 2 ड्वार्फ, टी, ये कैपिटल टी 1, स्मॉल टी 2 और एक आएगा ड्वार्फ। अब आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको पढ़ने से पहले NCERT में मोनो हाइब्रिड तक का समझ लेते हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और ये सब ना। चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर, मेंडल से। क्योंकि आई वॉज फीलिंग वेरी स्लीपी, सो आई थॉट कि मैं भी चल के पढ़ूंगी, सो दैट आई डोंट फील स्लीपी एट ऑल। लेट्स स्टार्ट विद हेयर। यहाँ मेंडल से स्टार्ट करते हैं। मेंडल का हमें जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि 1856 में मेंडल ने स्टार्ट करा था 1863 तक, ठीक है। उसके बाद इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी, मिड 19 वही वाला 1850 के बाद, हाँ ऑलमोस्ट वहीं पे, ठीक है। ग्रिगोर मेंडल ने क्या करा, हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स करे, गार्डन पीलिया दैट इज पाइसम सेटाइवम, 7 साल काम किया उन्होंने। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लेट मी थिंक अ वेरी दिस करोगे। सैम्पलिंग साइज़ बड़ा था इसका, इसलिए इसके एक्सपेरिमेंट सही हो रहे थे, ग्रेटर क्रेडिबिलिटी थी इसकी। और एक और चीज़, इन्होंने मैथ्स यूज़ करी थी, यहाँ स्टैट्स भी यूज़ करी थी पहली बार, और मैथ्स भी यूज़ करा था, इसलिए भी शायद इनका काम कर गया जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के निकाले वो, ठीक है। उसके बाद मेंडल ने इन्वेस्टिगेट किया गार्डन पी पे 2 अपोजिंग ट्रेड एक बार में ही टुक 2 अपोजिंग ट्रेड। जैसे ही वॉज वर्किंग ऑन टॉल तो ही टुक वाइट, ही वॉज वर्किंग तो ही टुक टॉल एंड ड्वार्फ, ऐसे करके। और साथ में दूसरा ट्रेड ले लिया इन्होंने, सीड का कलर ले लिया कि येलो सीड है या ग्रीन सीड है, तो वैसे करके। तो ही वॉज वर्किंग विद 2 अपोजिंग ट्रेड्स, ओके, जिससे उन्हें बेसिक फ्रेमवर्क मिल गया कि क्या क्या रूल्स हैं जिससे इनहेरिटेंस जो है वो होती है या नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया, ये अच्छी लाइन थी यहाँ पे कि ही वॉज वर्किंग एज 2 ट्रेड्स ऑल टुगेदर, 2 ट्रेड्स के साथ वो एक साथ काम कर रहे थे। अब मेंडल ने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करी या क्रॉस पॉलिनेशन करी, वो कुछ भी करी, बनाया क्या उन्होंने, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। मतलब जब वो लेते थे तो हमेशा ट्रू ब्रीडिंग लेते थे। ये यहाँ से अगर वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट हो रहा है तो ट्रू ब्रीडिंग से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये होगा कैपिटल टी इस तरह के 4 बन जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरह के 4 बन जाएंगे। फिर इनमें करेंगे वो सेल्फिंग, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसके बाद रिजल्ट में एक कैपिटल टी, 2 हाइब्रिड और एक स्मॉल टी 1:2:1 का जीनोटिपिक बनेगा, और 3:1 का फिनोटिपिक बनेगा, और ये जीनोटिपिक बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा ट्रू ब्रीडिंग लाइन कौन सी होती है, जिसमें हम कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन कराएं, एक वर्ड, स्टेबल ट्रेड शो करें दूसरा, और तीसरा सिमिलर हो सारे के सारे, जो गैमेट बने सब एक जैसे बने। तो इट हैज़ बीन आस्क्ड बिफोर द डेफिनेशन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग, इसलिए मैंने शायद क्लास में पहले करा दी थी। तो ट्रू ब्रीडिंग की डेफिनेशन क्या क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस अगेन, दोबारा अच्छे से समझते हैं। पहली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन करा दो, दूसरा स्टेबल ट्रेड हो, ये देखो स्टेबल ट्रेड हो, और पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट 1 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो सब जगह सिमिलर हो। अच्छा, मेंडल ने लिए 14 ट्रू ब्रीडिंग, तो वो जब भी 14 ट्रू ब्रीडिंग को, तो वो जब भी टॉल वाला लेता था तो वो ऐसा लेता था जिसमें सिर्फ एक ही कंट्रास्टिंग पेयर हो, जो हो टॉल और का, और बाकी और एक और 2 ले लेता था कोई भी, और बाकी जो हो वो सारे के सारे कैसे हो, बाकी सारे के सारे सिमिलर हो। मैं बैठ रही हूँ, आई थिंक आई एम नॉट फीलिंग दैट मच स्लीपी राइट नाउ। सो डेफिनेशन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग ये पूछी जा चुकी है पहले भी, सेल्फ पॉलिनेशन, स्टेबल ट्रेड, एक ही तरह के यार्ड बनेंगे, ये हो गया। कुछ कंट्रास्टिंग ट्रेड जो थे ये वाले, बाकी वाले, ठीक है। तो अब ये कंट्रास्ट, अब ये पी में याद रखना है 2n जो है वो 14 होता है,
स्टेम हाइट टॉल डॉफ दोनों हो सकती है, फ्लावर का कलर वॉयलेट और वाइट, ये क्रोमोसोम नंबर है, ये नॉट इम्पॉर्टेंट, और ये पॉड और ये सब हो रखा है। ये देखो आपने इमैस्कुलेशन कर दी और फिर आपने पोलन यहाँ, अब इसके पोलन काट दिए और इस वाले पोलन उठा के यहाँ पर डाल दिए और ये आपका पी बन के आ गया। और जब पी के जो सीड्स हैं इनसे दोबारा से फूल बन के आए तो फूल ऐसे निकले। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जब एक जीन की हम अगर इनहेरिटेंस करते हैं तो वो उसका क्या हाल होता है एक जीन की। लेट्स गो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। हाँ, तो इसको समझने के लिए देखो मेंडल ने क्या करा, उसने सीड जो प्रोड्यूस करे थे उनको कलेक्ट करा, फिर उन्होंने एक रिजल्ट बनाया उनका क्रॉस का। उसने देखी फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F1 जनरेशन क्या होती है, फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन F1 प्रोजेनी, फीलियल प्रोजेनी। इसमें देखा उसने सारे, पहले उसने क्या करा, कैपिटल टी को मल्टीप्लाई करा स्मॉल टी से, ट्रू ब्रीडिंग। ठीक है, तो अब क्या बन गए, कैपिटल टी स्मॉल टी के कितने बन गए, 4 बन गए। ठीक है, तो उसने देखा सब के सब माँ बाप जैसे हैं, कोई भी ड्वार्फ नहीं आया। ठीक है, तो F1 जो है ये उसने कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन ये था F1 जो है वो हमेशा रिजेंबल करेगा ईदर वन ऑफ पेरेंट, दोनों में से किसी एक पेरेंट पे पूरा का पूरा जाएगा, कौन, F1। एंड द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट वॉज नॉट सीन इन देम, और दूसरे पेरेंट का तो कोई ट्रेट दिखा ही नहीं, क्योंकि ड्वार्फ भी तो पेरेंट लिया था उसने, उसका तो कुछ दिखा नहीं। तो F1 जो है वो पूरी की पूरी एक ही पेरेंट पे चली जाती है, उस पेरेंट पे जो पेरेंट कैसा हो, डोमिनेंट हो। अब मेंडल ने फिर F1 जनरेशन को ही क्या करा, सेल्फ पॉलिनेट करा, तो उसको मिल गया कि एक ड्वार्फ तो आ गया। इसका मतलब वो कैरेक्टर जो F1 में एक्सप्रेस नहीं हुआ था वो F2 में एक्सप्रेस हो गया। अब ये उसने 1:3 की रेशो में ही करा, और टॉल और ड्वार्फ जो हैं ये आइडेंटिकल थे पेरेंट टाइप के, कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं हुई इसमें। देयर इज़ नो ब्लेंडिंग इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देयर इज़ नो ब्लेंडिंग। ओके, एक ही हो गया, नो ब्लेंडिंग। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, एंड नन वर इन बिटवीन, बीच में भी कोई नहीं था, तो ब्लेंडिंग नहीं होती बेसिकली। ये देखो, नो ब्लेंडिंग नहीं होती मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। अब सिमिलर जब उसने एक कोई और ट्रेट लिया, तो अब उसने देखा कि जो F2 जनरेशन है वो किस में है, वो 3:1 है फिनोटिपिक और 1:2:1 है जीनोटिपिक। तो F1 या F2 में डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, तो F2 में भी उसे कोई ब्लेंडिंग नहीं दिखी, तो उसे F2 में भी कोई ब्लेंडिंग नहीं दिखी, तो उसको ना F1 में कोई ब्लेंडिंग दिखी ना F2 में कोई ब्लेंडिंग दिखी। ठीक है, अब इसके बाद मेंडल ने जो एब्जॉर्ब किया, मेंडल ने कहा कुछ तो है जो कैसा स्टेबली पास हो रहा है बिना चेंज के, मतलब कि ना F1 में कुछ ब्लेंड हुआ ना F2 में, और कुछ तो है जिसकी वजह से ये जो टॉल थे आगे जाकर ड्वार्फ बन रहे हैं और ड्वार्फ से टॉल बन रहे हैं, तो कुछ तो है जो स्टेबली पास होता जा रहा है बिना चेंज हुए। तो दिस वॉज अ वेरी बिग मूव टू टेक फॉर मेंडल, कि कह देना बिना उसके। वो उसने कहा, अच्छा 1 मिनट गाइस, गिव मी मिनट।